अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माज ख्वाजा। व्यूअर्स, आज हम एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें निबोश IG2 के तमाम एलिमेंट्स को हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। तो देयर विल बी मल्टीपल वीडियोज़, बट बिफोर स्टार्टिंग these videos or these recordings, I must share a disclaimer that I am not a Nibosh IGC or any other कोर्स एक्रेडिटेड ट्रेनर। मेरे पास कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, तो आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पस के लिए है। ये वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो ट्रेनीज को बाद में रिस्पॉन्ड नहीं करते उनकी क्वेरीज को, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। अगर आप निबोश IG को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो यू मस्ट टेक एडमिशन इन निबोश एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। वो उनकी वेबसाइट से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हुए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट एलिमेंट निबोश IG2 का एलिमेंट नंबर 5 है। मैं कहूँ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं द एलिमेंट नंबर 5। एलिमेंट नंबर 5 क्या है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को हम स्टडी करते हैं कि ये क्या है। तो इसके अंदर जो हमने चीज़ें स्टडी करनी है, दैट इज़ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ निबोश ऑथराइज्ड एक्रेडिटेड ट्रेनर। आपने अगर ट्रेनिंग करनी है, निबोश की अटेम्प्ट करना है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें। हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, इस एलिमेंट के अंदर जो आउटकम्स है, दैट इज़ हेल्थ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ नॉइज, हेल्थ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ वाइब्रेशन, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, work related mental illness and control of violence at work, substances of effect of substances abuse on health and safety at work। तो आप कह लें कि पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, नॉइज, वाइब्रेशन, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। बाकी मेंटल हेल्थ और वायलेंस वगैरह ये सारा जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉइज। एलिमेंट नंबर 5 के अंदर नॉइज में क्या फरमाते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें। सबसे पहले साउंड प्रेशर क्या है? साउंड प्रेशर है कि द एयर प्रेशर ऑफ साउंड वेव्स मूविंग थ्रू द एयर, यानी जिस प्रेशर के साथ जो साउंड वेव्स जो मूव कर रही हैं थ्रू एयर इट इज़ कॉल्ड साउंड प्रेशर। इंटेंसिटी यानी कितनी इंटेंस है, लाउडनेस और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, कितनी एनर्जी वो साउंड वेव्स कैरी कर रही हैं। देन आ जाता है डेसिबल। डेसिबल जो है मेजरिंग यूनिट है नॉइज़ का, डीबी में उसको मेजर करते हैं। और फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेकंड जितनी पास ऑन कर रही है थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट, तो वो आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जो ह्यूमन ईयर की सुनने की कैपेसिटी है, दैट रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान अगर होगी साउंड तो हमें आवाज़ होगी, तो हमें सुनाई देगी, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और ए वेटेज एंड सी वेटेज, 2 किस्म की हम तरीके से मेजर करते हैं नॉइज़ को। और जो सी वेटेज है गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग फॉर द इम्पल्स नॉइजेज, यानी जो चांद पे चेंजिंग ज़्यादा हो रही हो, साउंड के अंदर ऊपर नीचे हो रही हो, ज़्यादा लाउड हो, तो वो सी वेटेज में आ जाएगा। और दूसरी जो होंगी वो ए वेटेज में आ जाएगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थे। अब एक्चुअल के ऊपर आते हैं, व्हाट इज़ नॉइज़। नॉइज़ बेसिकली क्या चीज़ है? साउंड एंड नॉइज़ में डिफरेंस क्या है? साउंड का मतलब है कोई भी आवाज़, और नॉइज़ का मतलब होता है अनवांटेड साउंड्स, यानी जब साउंड जो हो, आवाज़ जो हो, एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, या फिर तो वो वेस्टेज में चली जाती है, या फिर अनवांटेड हो जाती है हमारे लिए। तो अनवांटेड यानी वेस्ट जो है, साउंड वेस्ट आपको कहें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉइज़। ठीक, जो आवाज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, सुनना नहीं मैं चाह रहा, दैट इज़ नॉइज़। और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, दैट इज़ साउंड। सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशंस एट रिस्क ऑफ द हाई नॉइज़। कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे एक्सपोजर हाई नॉइज़ को बहुत ज़्यादा है? सो देयर आर फ्यू ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन किए, ये हमने बोश की बुक से ही हमने ली हुई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जहाँ पे कंटिन्यूसली मशीनरी ऑपरेट कर रही होती है, कंक्रीट ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, डिसमेंटलिंग हो रही होती है, या फिर जो कह लें कि डिगिंग हो रही होती है, आपके एक्सकेवेटर्स चल रही होते हैं, तो वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होती है। हैमरिंग हो रही होती है। यूनिफॉर्म सर्विसेज मुराद है आर्मी के पर्सनल्स हो गए, या फिर ट्रैफिक वार्डन्स, बेचारे सारा दिन रोड्स पे खड़े रहते हैं और उनके ऊपर वो डिफरेंट नॉइज़ को एक्सपोज होते रहते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्टर वर्कर्स, जो जैसे नाइट क्लब्स के अंदर कर रहे हैं काम, या फिर शादी वगैरह के अंदर जो अरेंजमेंट करते हैं, डीजेस वगैरह होते हैं, वो भी सारे इसको हाई नॉइज़ को एक्सपोज हो रहे हैं।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्कर्स, जहाँ पे कंटिन्यूसली मशीनरी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे टेक्सटाइल में चले जाएँ, एफएमसीजी में चले जाएँ और पावर प्लांट्स के अंदर चले जाएँ जहाँ पे जनरेटर चल रहे हैं, और भी सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाएँ, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा वहाँ पे वर्कर जो है हाई नॉइज़ को एक्सपोज हो रहे हैं। कॉल सेंटर स्टाफ, कॉल सेंटर्स के अंदर कंटिन्यूसली जो है टेलीफोन बेल्स की रिंगिंग हो रही होती है, तो जिस वजह से वो डिफरेंट नॉइज़ को एक्सपोज हो रहे थे। तो ये जस्ट एग्जांपल्स दी गई हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज़, कि नॉइज़ के क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स, सबसे पहले हम फिज़िकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट से ये होता है कि टेम्परेरी रिडक्शन इन हियरिंग सेंसिटिविटी। अ पर्सन हु इज़ बीन एक्सपोज्ड टू हाई नॉइज़ और कंटिन्यूस नॉइज़, वो अपनी उसकी कानों की सुनने की समात जो है उसमें कमी आ जाती है, यानी उसका हियरिंग जो हमने कहा था ना 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक वो आवाज़ सुन सकता है, तो होता है 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ से नीचे उसकी आ जाए हियरिंग जो है बैंडविड्थ जो है कम हो जाए। नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस, NIHL इसको कहते हैं, कि यानी कंटिन्यूसली परमानेंट प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू द एक्सेसिवली लाउड साउंड। यानी आप परमानेंटली जो है आपकी आवाज़ कानों सुनने की समाज जो है एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है। टिनिटस, टिनिटस ये कहते हैं कि जो लोग रिपीटेडली साउंड्स को सुनते रहते हैं तो उनके कानों में ना हल्की टूं टूं की आवाज़, ये खासकर होता है उन लोगों के साथ जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर वक्त टेलीफोन बेल्स की रिंगिंग हो रही होती है, तो वो रात को सो रहे होते हैं, घर बैठे हों, अपने वर्क स्टेशन से दूर हों, वर्क प्लेस से दूर हों, तो उसके बावजूद उनके कानों में ना हल्की हल्की टूं टूं की आवाज़ आ रही होती है, तो ये इसको टिनिटस कहते हैं। इनएबिलिटी टू हेयर, अच्छा इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आपकी सुनने की ताकत जो है कम होगी, यानी समात की ताकत कम होगी, आपको ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मुमकिन आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे वाला आपको हॉर्न दे रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे अलार्म, फायर अलार्म या फिर इमरजेंसी वैक्यूएशन अलार्म रेज हुआ, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी, तो यू कैन नॉट वैक्यूएट, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द अलार्म्स, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सेक्शंस। और सबसे बढ़कर घर में अगर आपकी बीवी ने आपको आवाज़ दी और आपको वो आवाज़ नहीं है, तो फिर बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, स्ट्रेस, इसमें बंदा जो है बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है, इरिटेटिंग नॉइज़ होती है, वो आपको चिड़चिड़ा बना देती हैं, उसके स्ट्रेस आ जाता है, आप जो है साइकोलॉजिकली जो है इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, आप दूसरे लोगों से बात करने में मुश्किल फील करते हैं, अपनी बात बताने में फील करते हैं, दूसरे की बात सुनने में डिफ़िकल्टी फील करेंगे, तो ये सारे उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएंगे। सबसे बढ़कर आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छा, बेसिक नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स। नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम वही रखेंगे, हायरार्की ऑफ कंट्रोल के थ्रू एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या उसको आइसोलेट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, रिड्यूस कर दें एट सोर्स, इंटरप्ट कर दें पाथवे को, या फिर एंड में आके जो हम वो क्या कहते हैं रिसीवर्स को, यानी जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रोटेक्टिव गेयर्स दे दें। अच्छा, रिड्यूसिंग नॉइज़ एट सोर्स, उसके क्या तरीक़ेकार हैं। एलिमिनेटिंग द सोर्स, यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट कर दे, रिमूव द नॉइज़ सोर्स जहाँ से नॉइज़ जनरेट हो रही है उसको ख़त्म ही कर दे, उस चीज़ को चेंज कर दें, रिमूव ही कर दें। सब्स्टिट्यूट द सोर्स, यानी जहाँ से नॉइज़ जनरेट हो रही है उस चीज़ को, उस इक्विपमेंट को या उस सोर्स को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी ऐसी चीज़ से जिससे कम नॉइज़ जनरेट होती हो। मॉडिफाई द प्रोसेस, अपने प्रोसेसेस को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। मेंटेनेंस, बाज़ का पुअर मेंटेनेंस के नतीजे में आवाज़ जो होती है ना, बैरियर्स की या फिर मशीन के पार्ट्स की वेयर एंड टियर की वजह से हाई हो जाती है, शोर शराबा करने लग जाती है। जैसे गाड़ी का आप ऑयल टाइमली चेंज ना करें तो इंजन से आवाज़ आने लग जाती है, इंजन ऑयल अगर चेंज ना करें। तो आप अगर मेंटेनेंस का प्रोसेस आपका अच्छा हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, तो आपकी नॉइज़ समहाउ रिड्यूस रहती है। डैम्पिंग, मशीन पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हैं उनको चेंज कर दिया जाए, ठीक। साइलेंसिंग, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें से कोई चीज़ ले सके, तो फिर जहाँ से एग्जॉस्ट है, जहाँ खासकर जहाँ से गैसेस का एग्जॉस्ट होता है उस पर आप साइलेंसर लगाते हैं, जैसे गाड़ी का साइलेंसर होता है, तो वो आपकी नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है। इंटरप्टिंग द पाथवेज, इसके 3 तरीके हैं। इंसुलेशन है, ठीक है, बिल्ड एन एकॉस्टिक एनक्लोजर अराउंड द नॉइज सोर्स। नंबर 2 है आइसोलेशन, यानी सेपरेटिंग द मशीन फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूजिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्बेंट मैट्स और स्प्रिंग्स, यानी वाइब्रेशन एब्जॉर्बेंट मैट्स वगैरह लगा दे जहाँ वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और तीसरा अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द पुटिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल इन द वर्क प्लेस, यानी अपने वर्क प्लेस पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल जो है उनको लगा दिया जाए ताकि वो जो एक्स्ट्रा नॉइज़ जनरेट हो रही है वो
वो एब्जॉर्ब कर लें। अकॉस्टिक हेवन, प्रोटेक्टिंग द रिसीवर्स, अकॉस्टिक हेवन एंड हेयरिंग प्रोटेक्शंस। और इसका लबे-लुबाब ये है कि अगर जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने रिसीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ईयर प्लग्स या फिर इस तरह की चीज़ दे दें ताकि वो नॉइज से बच जाए। तो हेयरिंग प्रोटेक्शन 2 किस्म की होती है। नंबर 1 जो है ईयर मफ्स। ईयर मफ क्या चीज़ है? ईयर मफ जो है ये बेटर जो है ना आपको कह लें कि नॉइज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि ईयर इजी टू सुपरवाइज एंड इन्फोर्स यूज़ एज दे आर विजिबल। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे इन्फोर्स कर रहे हैं पीपीज़ का यूजेज तो ये दूर से नज़र आ जाएंगे, लोगों ने पहने हुए हैं। ईयर प्लग्स नज़र नहीं आते, छुपे हुए होते हैं, तो उसमें लोग डंडी मार जाते हैं, बात करके कान मुलझन और निकाल देते हैं। लेस चांस ऑफ हेयरिंग इन्फेक्शन, चूँकि ये कान के बाहर से कान को कवर करते हैं तो इसमें कान के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता। अगर आप वो ईयर प्लग्स यूज़ करें तो वो अंदर तक जाते हैं, तो उसमें जो आप होता है ना स्वेटिंग वगैरह अंदर रहती है, पसीना है तो अंदर ही रह जाता है, तो उससे ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें नहीं होता। हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन लेवल जो है हायर देन ईयर प्लग्स है। कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर पीपीज, ये सेफ्टी हेलमेट्स के ऊपर भी माउंट हो जाते हैं और आप यू लगा सकते हैं। देन री यूज़, यानी आपने एक ईयर मफ लिया तो आप उसको 6, 7, 8, 10 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी केयर करें तो साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ईयर प्लग्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशन इस तरह की हैं कि अनकंफर्टेबल होते हैं, बड़े से आपने पहने होते हैं तो आपको लग रहा है क्या सर पे चीज़ पहन ली हुई है। मस्ट बी रूटीनली इंस्पेक्टेड, क्लीन एंड मेंटेन, इनकी डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे सफाई करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है। बात इसका स्प्रिंग लूज हो जाती है, वो आप पहनते थोड़ा नीचे गिर जाते हैं। एफिशिएंसी में बी रिड्यूस्ड बाय लॉन्ग हेयर, स्पेक्टेकल्स और इयरिंग्स, यानी जो खवातीन जिनको इयरिंग्स वगैरह पहनने की आदत है या फिर जो ग्लासेस वगैरह पहनते हैं तो उसके साथ भी पास का एडजस्ट नहीं होते। ठीक है, अगर आपने फुल फेस विज़र पहनना है, रेस्पिरेटर पहनना है तो उसके साथ भी एडजस्ट नहीं होंगे, तो वो बाज़ का कुछ पीपीज़ के साथ कंपैटिबल नहीं होते। सेफ्टी हेलमेट के साथ तो है लेकिन वैसे नहीं। नीड डेडिकेटेड स्टोरेज फैसिलिटी, आप हाँ इसको अपने डेस्क पे कहीं रखना है। ईयर प्लग्स को अपने पॉकेट में डाले और कहीं आगे पीछे चले गए, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन दैम एट सम प्लेस, आपने डेस्क पे रखना है, ड्रॉर में रखना है, तो आपके पास एक छोटी सी डेडिकेटेड प्लेस भी होनी चाहिए। इसके बरक्स हम ईयर प्लग्स जो आप करते हैं, ईयर प्लग्स के क्या एडवांटेजेस हैं कि चीप है, सस्ता होता है, फ़ौरन मिल जाता है, डिस्पोजेबल है, आपने यूज़ किया 2-3 मरतबा यूज़ किया उसको डिस्पोज कर दिया, नो नीड टू मेंटेन। अच्छा, ऑफन मोर कंफर्टेबल टू वियर, ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं। आप कान में यहाँ पर लगाए छोटे से हैं, बहुत बड़ा इस पर वजन नहीं आ रहा होता। एंड डू नॉट इंटरफेयर विद एनी अदर आइटम वॉर्न, यानी किसी और पीपीज़ के साथ इसकी जो है ना इनकम्पैटिबल नहीं है। हर पीपी के साथ ये कंपैटिबल होता है। आप किसी के साथ भी ग्लासेस पहने हुए हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, वाइज़र पहना हुआ है, आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप इजीली कान में लगा सकते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। डिफ़िकल्ट टू सी व्हेन फिटेड, सो सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, यहाँ पे आता है कि जहाँ पे आपको वर्कर्स को ज़बरदस्ती पीपीज़ को पहनाना पड़े, तो दूर से वर्कर आ रहा है तो उसने कान में छोटे से ईयर प्लग्स लगाए तो नज़र नहीं आएगा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सुपरवाइज एंड टू इंश्योर कि वो पीपीज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इफ़ डर्टी और इफ़ क्रॉस कंटेमिनेटेड व्हेन इंसर्टेड, यानी एक बंदे ने अगर यूज़ किया है अपना ईयर प्लग वो दूसरे को दे देता है तो उसके यहाँ से जर्म्स जो है दूसरे हिस्सा में चले जाएंगे, तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, तो इन्फेक्शन फैल सकते हैं। देन दे डू नॉट इंटरप्ट विद द बोन ट्रांसमिशन रूट एट ऑल, सो गिव अ लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू हाई इंटेंसिटी नॉइज। तो इनका जो हेयरिंग प्रोटेक्शन लेवल है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू ईयर मफ्स। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्वेलेंस। हेल्थ सर्वेलेंस क्यों करवाई जाती है? ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, मेडिकल ऑडियोमेट्री टेस्ट किए जाते हैं उन लोगों का जो कंटिन्यूसली हाई नॉइज़ को एक्सपोज हो रहे हैं। इसके दो बेसिकली पर्पसेस हैं, दो पर्पसेस। एक तो प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस, यानी जब आपने एम्प्लॉय को हायर किया तो आपने उसका ऑडियोमेट्री टेस्ट किया, पता चल गया कि इसका हेयरिंग सेंसर जो है वो किस हद तक काम कर रहा है और किस हद तक इसको आवाज़ सुनाई दे रही है। देन आप इसका रूटीनली इम्पैक्ट असेसमेंट करते रहते हैं आफ्टर ईयर या एनुअल बेसिस के ऊपर या आप बाई एनुअल बेसिस के ऊपर, वट एवर इज़ योर पॉलिसी। उससे ये पता चलता है कि क्या इंसान की हेयरिंग लॉस या हेयरिंग डैमेज जो हो रही है, कान डैमेज हो रहे हैं, वो आया हमारे प्रोसेस की वजह से हो रहे हैं या फिर पहले कहीं बीमार था। अगर एक शख्स 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ईजिली सुन रहा था और लोअर फ्रीक्वेंसी जो थी 20 हर्ट्ज़ के ऊपर ईजिली सुन रहा था, आपके नॉइजी प्लेस पे वो काम करता रहा तो उससे आपने उसको ऑटोमेटिक टेस्ट किया तो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी जो आ गई
2000 के ऊपर और हायर फ्रीक्वेंसी उसकी आ गई 10,000 के ऊपर, तो अब आपने चेक करना है कि क्या जो पीपीज उसको दे रहे थे वो सही नहीं थे, जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। क्या आपका जो प्रोसेस है वो तो बहुत नॉइजी नहीं है, या फिर ये बंदा जो है हियरिंग प्रोटेक्शंस को सही तरीके से यूज़ कर रहा नहीं कर रहा। और अगर दीज लॉसेज आर ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस है, देन यू हैव टू कंपनसेट हिम। इसी वजह से हम हेल्थ सर्विलेंस करवाते रहते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट वगैरह लोगों के साथ साथ करवाते रहते हैं। अच्छा, ये कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स का हवाला दिया गया है जो निबोश में चल रहे होते हैं, इसको खुद ही याद कर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक, वाइब्रेशन, कंटिन्यूसली हिलना, थरथराहट। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो वाइब्रेशन इज सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू नॉइज, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। वाइब्रेशन इज द ऑस्किलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी टू एंड फोर्थ, आगे पीछे कंटिन्यूसली किसी चीज़ का ऐसे ऐसे हिलते रहना, वो होता है वाइब्रेशन। जहाँ पे नॉइज़ होगी वहाँ पे वाइब्रेशन लाजमी होगी। ये तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए टॉपिक्स भी साथ साथ ही आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी हैंड आर्म वाइब्रेशन होगा या आपकी फुल बॉडी वाइब्रेशन होगा। वैसे कुछ जगह पे लेग्स वाइब्रेशन भी होती है, हैंड से बचत हो जाती है। तो 3 किस्म की वाइब्रेशन है, यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन है, इसलिए हम 2 ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम यानी is a condition that specifically affects hands and arms as a result of significant hand arm vibration dose। यानी हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं कि हाथ और बाजू जो है मुसलसल किसी ऐसी चीज़ को एक्सपोज हो रहे हैं जो आप वाइब्रेट करते थे। ड्रिलिंग करने वाले जो हैं लोग, ड्रिल मशीन चलाते हैं, तो उनको हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम हो जाता है। उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन वाइट फिंगर एक बीमारी हो जाती है, यानी आपकी जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होना, जैसे मेरा हाथ तो आपको रेड नज़र आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लाली है, उनके बिल्कुल हैंड्स वाइट हो जाते हैं, जैसे आपको ये सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाती है। ठीक, जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो आपकी सेंसेशन जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। जब सेंसेशन इम्पैक्ट हो जाती है तो यू कैन नॉट असेस कि जिस चीज़ को आप टच कर रहे हो कि वो हॉट एंड कोल्ड है। तो बाज़ औक़ात आप जो है बहुत गर्म चीज़ों को पकड़ लेते हैं, आपको दर्द तो महसूस नहीं होता लेकिन आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। दैट्स वाई वाइब्रेशन से बचना बड़ा ज़रूरी है। नर्व डैमेज हो गए, मसल वीकनिंग हो जाती है, आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, सारे डैमेज होते हैं। बुढ़ापे के अंदर आपको जो है ना ऐसे ऐसे बॉडी जो है ना वो शिवर करती रहती है, पार्किंसन मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, वो हो जाता है। वाइब्रेशन, होल बॉडी वाइब्रेशन इफेक्ट्स सिमिलर इफेक्ट्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने कहा वही बहुत चीज़ें होंगी आपकी पूरी बॉडी भी ज़्यादातर होते हैं जो हैवी ड्यूटी जो है ना व्हीकल्स चलाते हैं, जिस तरह क्रेन्स ऑपरेटर्स अगर बहुत ज़्यादा चलाते रहें, जो लिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, उनकी फुल बॉडी वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं। ठीक, तो इसलिए उनको रेस्ट टाइम प्रॉपर देना चाहिए और एक लिमिट तक उनको एक्सपोज होना चाहिए उसको वाइब्रेशन को। और बाज़ का उनकी बैक बोन जो है उसके अंदर वाइब्रेशंस आपको महसूस होने लग जाती है। वाइब्रेशन एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स, डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यू 2.5 ms to 2 फॉर 8 आवर्स, और हैंड और आर्म वाइब्रेशन, ये हैंड आर्म वाइब्रेशन के लिए और होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए 0.5 ms to 2a, ये 8 घंटे का एक्सपोजर अलाउ है। तो इसी तरीके से दूसरा स्टैंडर्ड भी दिया गया है डेली एक्सपोजर लिमिट का। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है तो फिर इमीडिएटली आपको वो वर्क स्टॉप कर देना चाहिए और हेल्थ सर्विलेंस कंडक्ट करनी चाहिए। बेसिक वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स, बेसिक वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स हायरार्की ऑफ कंट्रोल को मद्देनज़र रखेंगे। एलिमिनेट से स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेट के अंदर ये रिड्यूस जो उसी के पार्ट आ जाता है, इंटरप्ट कर देंगे पाथवे और लिमिट द ड्यूरेशन। इसमें पीपीज नहीं है, लिमिट द ड्यूरेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जिक्र किया गया है। रिड्यूसिंग द वाइब्रेशन सोर्स, ठीक, एलिमिनेट द सोर्स, सबसे पहले कि वो सोर्स ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट द सोर्स यानी किसी ऐसी इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाए जो लेस वाइब्रेट करते हैं, यानी चेंज द वाइब्रेशन सोर्स फॉर समथिंग एल्स दैट डज द सेम जॉब बट जनरेट्स लेस वाइब्रेशन। चेंजिंग द वर्क टेक्निक्स, देयर मे बी वेज ऑफ डूइंग द वर्क दैट डू नॉट प्रोड्यूस एज मच वाइब्रेशन, यानी ऐसे तरीके से काम किया जाए कि उसमें वाइब्रेशन कम हो। मेंटेनेंस, मशीनरीज की मेंटेनेंस की जाए क्योंकि बाज़ का पुअर मेंटेनेंस के नतीजे में वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं।
इंटरप्टिंग द पाथवेज यानी आइसोलेट कर दीजिए। वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड मटेरियल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नॉइज़ जो होती है वो थ्रू एयर ट्रैवल करती है, जब वाइब्रेशन जो होती है ये थ्रू सॉलिड सरफेसेस के कॉन्टैक्ट करती है, कॉन्टैक्ट के साथ वो पास ऑन करती हैं। सो आइसोलेशन इन्वॉल्व द सेपरेटिंग द वाइब्रेटिंग पार्ट्स फ्रॉम द यूजर्स हैंड यूजिंग एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स। एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स होती हैं, ये खासकर आप जाएंगे ना जब पावर प्लांट्स के अंदर, तो जहाँ पे जनरेटर्स फिक्स हुए होते हैं तो उसके बेस पे लगे होते हैं। देन इज अ लिमिट द ड्यूरेशन, यानी जो एक्सपोजर है एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, उसको लिमिटाइज किया जाए। जॉब रोटेशंस पे रख दिया जाए, यानी 8 घंटे काम करे तो उसके बाद कम से कम जो है 2 दिन रेस्ट करे। इस तरह जो हाई वाइब्रेशन वाली है, इतना यानी इतना उसको रेस्ट टाइम मिलना चाहिए 2 दिन, तो मैंने वैसे कह दिया कि वो अपनी बॉडी को एक्चुअल स्टेट में रिकवर कर सके और अपनी तमाम चीज़ें जो थी उसको वाइब्रेशन में महसूस हो रही थी, दर्द वगैरह, वो सारी चीज़ों से पाक हो जाए, साफ़ हो जाए। कुछ स्टैंडर्ड्स वाइब्रेशन के ये सारे निबोश की बुक से लिए गए हैं। एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ हैंड एंड वाई वाइब्रेशन सिंड्रोम्स। उसके क्या सिम्टम्स हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप। रेडिएशंस, थर्ड टॉपिक, रेडिएशंस क्या है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड आयोनाइजिंग, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी radiations that does not cause ionization in the material that absorbs it, यानी जो radiations ionization cause नहीं करेंगी, यानी जिनसे आयोनाइजिंग नहीं हो रही, that is not ionizing, और जो absorb करने के बाद आयोनाइजेशन के प्रोसेस में चली जाती हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस। फिर आगे की फर्दर टाइप्स हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट, जिस बैंडविड्थ को हम देख रहे हैं दैट इज़ यूवी विजिबल लाइट, IR इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये जो है आयोनाइजेशन क्रिएट नहीं करती। लेकिन अल्ट्रावायलेट जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन के, तो दे आर नियर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक, और हेल्थ इफेक्ट्स आ गया। यूवी रेडिएशंस के हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, अगर ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट आए, जैसे हमारे सन से जो आती है ना, उसमें से यूवी फिल्टर हो जाती है, बल्कि सारी फिल्टर हो जाती हैं, हमारी ओजोन लेयर उसको हमें प्रोटेक्ट कर लिया, तरह ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म रखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे यूवी हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सनबर्न हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, आई डैमेजेस हो सकते हैं, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आंखों में चली जाए, और बाज़ का अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर हो तो स्किन कैंसर भी हो जाता है। विजिबल लाइट के वैसे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इंटेंसिटी हाई हो, बहुत तेज़ ग्लेयर हो, तो ये हमारी आंखों को डैमेज कर देता है। IR इंफ्रारेड रेडिएशंस दैट कैन कॉज रेडनेस एंड बर्न्स टू द स्किन, ठीक, और मोतिया जिसको कहते हैं कैटरेक्ट्स, वो भी हो सकता है आंखों में। माइक्रोवेव्स दे आर अब्जॉर्ब्ड एंड कॉज इंटरनल हीटिंग, हाई डोजेज कॉज इंटरनल ऑर्गन डैमेज एंड कुड बी फैटल। ये हीटिंग पर्पज़ के लिए माइक्रोवेव्स जिस हमारे घर में वो यूज़ हो रहे हैं। एंड रेडियो वेव्स दीज आर अब्जॉर्ब्ड एंड कॉज्ड इंटरनल हीटिंग इन द सेम वे एज माइक्रोवेव्स, ये सॉरी बॉडी को हीट अप करेंगे। कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी को क्लोज कर क्या कहते हैं, सॉरी, कंट्रोल करने का तरीका, इनक्लोज द सोर्स, सबसे पहले क्या सोर्स को इनक्लोज कर दें, आइसोलेट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। यानी फॉर एग्जांपल वेल्डिंग के अंदर जो है ना वो यूज़ होती है, निकलती है यूवी रेडिएशन, तो आगे वेल्डिंग शीट पहन ले ताकि आंखों में ना जाए, या फिर फुल बॉडी कवरऑल्स पहन ले फुल, ताकि वो बॉडी में भी अब्जॉर्ब ना हो। IR का यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इनक्लोज द सोर्स, अगेन सोर्स को इनक्लोज कर दिया या फिर बॉडी को, फुल बॉडी को कवर कर लिया जाए। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये चूँकि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, हमारे टेलीफोन से भी निकलती रहती है रेडियो वेव्स वगैरह, तो इनका थोड़ा सा यूज़ जो है लिमिटाइज़ किया जाए, थोड़ा कम यूज़ किया जाए, और जब माइक्रोवेव में कोई चीज़ गर्म की जाए तो उसको भी कवर कर दिया जाए ताकि उसमें कम से कम रेडिएशन अब्जॉर्ब हो। अब आ जाते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बारी। तो इसकी टाइप्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, एक्सरे, गैमा, न्यूट्रॉन्स, ये वो अभी तक जो हमने डिस्कवर की हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स दे आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल बट कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार थ्रू एयर और थिन मटेरियल सच एज पेपर और स्किन। दे आर नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग, ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती बॉडी में। बीटा पार्टिकल्स दे आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल्स एंड आर मोर पेनिट्रेटिंग, यानी कागज़ वगैरह के थ्रू पेनिट्रेट अल्फ़ा नहीं कर सकती बट बीटा क्रॉस कर सकती है। एक्सरे इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एन एक्सरे सेट
दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग। हम जब एक्सरे कराते हैं अपनी बॉडी का तो हमारी बॉडी से पास ऑन हो जाती हैं। हाँ, बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करती, तो इस वजह से पता चल जाता है कि बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। बाकी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती हैं, इधर से क्रॉस कर जाती हैं, तो इस वजह से वो पूरा हमारा एक्सरे छप कर आ जाता है। तो दे आर वेरी डेंजरस, इसलिए इसका एक्सपोजर माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है। गैमा रेज तो बहुत डेंजरस हैं, ये तो यूज़ भी नहीं हम करते मेरे ख्याल में हम। और न्यूट्रॉन्स दे आर वेरी 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 पेनिट्रेटिंग, और ये बाज़ का बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स को भी पास ऑन कर जाती है और उनके अंदर भी चली जाती है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं रेडिएशंस के? दो किस्म के हैं कि हेल्थ इफेक्ट्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। Acute effects of exposure to high doses of ionizing radiations include sickness, बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, हेयर लॉस होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। जिस तरह वो जो रेडियोग्राफी कराते हैं बेचारे कैंसर के पेशेंट्स, उनके पूरी बॉडी की हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम जो आपका बॉडी का बहुत रिड्यूस हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स डैमेज हो जाती हैं। ये एक्यूट है। और क्रोनिक इफेक्ट्स होता है कि लंबे अरसे तक थोड़ा थोड़ा आप एक्सपोज होते रहे हैं, कैंसर हो जाता है आपको, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है आपकी, यानी डीएनए जो अल्टर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनमें बाय बर्थ डिफेक्ट्स होंगे। जापान की एग्जांपल हमारे सामने है, जब हिरोशिमा पे उन्होंने एटम बम फेंका था, उससे अभी तक रेडिएशन रिलीज़ हो रही हैं और अभी तक लोगों में, बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ इफेक्ट्स हैं। कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सेम 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, कि कितने टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। जितना लिमिटेड टाइम होगा उतना कम हेल्थ इम्पैक्ट होगा। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से हो रहे हैं। अगर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहे हैं आपकी तरफ, तो वो रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। जबकि एक्स रेज और गैमा रेज की डिस्टेंस या न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा होते हैं। तो टाइम, डिस्टेंस, तीसरा शील्डिंग, यानी जो प्रोटेक्टिंग शील्ड आपने अपने इर्द गिर्द रखी हुई है वो आपको किस हद तक बचा रही है एक्सपोजर से। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ क्या है? नंबर 1, एलिमिनेट कर दें, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो उसको एलिमिनेट कर दें, या फिर वो क्या कहते हैं, रिड्यूस टू द लोएस्ट लेवल ऑफ रिजनेबल प्रैक्टिकल, यानी जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जो डोज है, यानी जो आप तक आ ही रही है रेडिएशन हर किस्म की, उसको उसकी डोजेज को लिमिटाइज किया जाए, कम कर दिया जाए, रिस्क असेसमेंट की जाए, ट्रेनिंग दी जाए, हेल्थ सर्वेलेंस किए जाए, ताकि लोगों को पता चलता है उनके साथ क्या क्या नुकसान हो चुके हैं। रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ सर्वेलेंस, अगेन हम हेल्थ सर्वेलेंस क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि एम्प्लॉय की हेल्थ हमारे पास आने से पहले कैसी थी और हमारे काम की वजह से कितनी डैमेज हुई, ताकि इन केस ऑफ एनी सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट जो एम्प्लॉय है वो किसी किस्म का कोई क्लेम ना कर सके कि मैं आपकी वेबसाइट पे आके ख़राब हूँ। हम ये भी कह सकें कि भाई आपकी अपनी हरकतें ख़राब थी, इसलिए आपने जो आपका हेल्थ डिटेरियोरेट हुई है वो आपकी वजह से हुई है, या फिर हमारे प्रोसेस सेव हैं, आप आने से पहले बीमार थे, ये आपकी हेल्थ रिपोर्ट है। तो इसलिए हम बिफोर और ड्यूरिंग जो है ना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली लोगों की हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं। रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ सर्वेलेंस, अगेन वो मैंने आपको बता दिया है। आपसे कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगी, स्किन चेक्स आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी चेक्स आ जाएंगे, रेफरेंस टू एक्सपोजर रिकॉर्ड्स आ जाएगा, रेफरेंस टू सिकनेस रिकॉर्ड्स आ जाएगा प्रीवियस। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम दिए गए हैं, या पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिए होते हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस इज़ गिवन ऑफ बाय द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। रेडियो ट्रांसमीटर से कौन सी आती है, हॉट प्लेट ऑफ इन द चिकन से कौन सी आती है, आर्क वेल्डिंग से कौन सी आती है, रेड लाइट से IR आएगी मेरे ख्याल में, आर्क वेल्डर से आएगी जो UV, और रेडियो ट्रांसमीटर से आएगी रेडियो वेव्स, हॉट प्लेट से आएगी माइक्रोवेव, ये आ जाएंगी। व्हाट आर द हेल्थ रिस्क्स ऑफ विजिबल रेडिएशंस, ये हम बाद में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेंटल इल हेल्थ। कॉमन टाइप्स ऑफ मेंटल इल हेल्थ, एंजाइटी आजकल बहुत बढ़ चुकी है, और दूसरा डिप्रेशन। ये दोनों ही चीज़ें आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। जब से सोशल मीडिया आया, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा हूँ, बार बार लोगों को कहता हूँ कि सोशल मीडिया को यूज़ कम से कम करें। हालांकि मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने वो किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे अभी अब सोशल मीडिया पे जाएगी मेरी वीडियो लर्निंग के पॉइंट ऑफ से। बट एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एंजाइटी क्या होती है कि आप चिड़चिड़े हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, डर में आ जाएं किसी चीज़ के, और अनईजी फील करें। डिप्रेशन क्या होता है? सैडनेस, आप बहुत ही ज़्यादा जो है सैडिस्टिक हो जाते हैं। आप कहते हैं दूसरा मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, या फिर किसी को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला, मुझे कम मिला, तो दिस इज डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ें।
एनजाइटी कैन हैव बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं एनजाइटी के? फीलिंग वरीड और अनईजी, अपने आप को परेशान रहते हैं, अनईजी फील करते हैं, नींद नहीं आती, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यानी फोकस आपका हट जाता है किसी भी चीज़ से, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीइंग एक्स्ट्रा अलर्ट, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, एक्स्ट्रा अलर्ट, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, वो तुमने क्या कहा, ये क्या कहा, मैंने बात सुनी, इस तरह की चीज़ें। फीलिंग ऑन एज और नॉट बीइंग एबल टू रिलैक्स, यानी अपने आप को मुतमईन नहीं, रिलैक्स नहीं कर पाते, हर वक्त जो है ना टोज पर रहते हैं, किसी ने कोई बात की फ़ौरन जवाब दे दिया, ये एंजाइटी है। यानी लिस्निंग पावर आपकी कम हो गई। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं? पाउंडिंग हार्ट बीट, एकदम से हार्ट बीट तेज़ होगी, कम हो गई, ब्रीथिंग फास्ट, तेज़ से सांस लेने लग गए, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं, नोजिया होने लग जाता है आपको, चेस्ट पेन होती है, हेड एक्स होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख चल मार जाती है। वैसे मेरी तो भूख बढ़ जाती है जब मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन लोगों की आमतौर पर ना भूख चली जाती है, अपना अपना हिसाब किताब और निज़ाम डिफरेंट है। अच्छा, लॉन्ग टर्म एंजाइटी कैन लीड टू सीरियस इल हेल्थ कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन। एंजाइटी इज समटाइम्स लिंक टू पैनिक डिसऑर्डर्स, यानी आप बैठे बैठे पैनिक हो जाते हैं, ऐसा लगता है मरने लगूँ मैं, वो मौत का फरिश्ता नजर आ गया, लेकिन आप ठीक होते हैं। जैसे ये भाई हैं, इनका गला टाई क्यों पहनी हुई है, टाई पहन के एंजाइटी में आ गए हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। ही इज़ नॉट जॉनी सिंस, ये मैंने अच्छी तस्वीर ली है, उल्टा सीधा कमेंट ना करना मेरी वीडियो पे। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सिम्टम्स उसे क्या है? कंटिन्यूस लो मूड, यानी आपका जो एनर्जी लेवल है लो रहता है, कोई आपसे बात करें हाँ ठीक है, होपलेस हो जाती हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ, सारे दोस्त मेरे आगे निकल गए हैं, बड़ों ने सब ने गाड़ी बड़ी ले ली है, मुझे गाड़ी नहीं मिली, सब ने S24 अल्ट्रा मोबाइल ले लिया और मैं वीवो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी वीवो यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता। लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, गिल्ट, मैंने कोई गलत काम किया है, मेरे से गलती हुई है, लोग सोचते रहते हैं, इरिटेबिलिटी, इंटॉलरेंस, चिड़चिड़े होते हैं, इंटॉलरेंट हो जाते हैं, बर्दाश्त ख़त्म हो जाता है, मोटिवेशन ख़त्म हो गई है, डिफ़िकल्टी डिसीजन मेकिंग में, ये लाल कपड़े पहनूँ, पीले कपड़े पहनूँ, आज दावत पे जाना है, पैंट कोट पहनूँ, शलवार कमीज़ पहनूँ, शलवार कमीज़ के साथ जो है वेस्ट कोट पहनूँ, ना पहनूँ, है डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती यार आपकी। सुसाइडल थाट्स कब कभी आता है, यार मार ही जाऊँ, इससे बेहतर है अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जो एक कुफर है, खुदकुशी कुफर है, तो ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे थॉट्स जरूर आते हैं। और सेल्फ हार्म, या अपने को नुकसान पहुंचा दूँ, कोई बात हुई, अपना पैसे से पीटने लगे, या मैं अब जवाब नहीं देता किसी को, तो ये सारे जो है ना डिप्रेशन के हैं सिम्टम्स। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं? द एडवर्स रिएक्शन दैट पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर और अदर डिमांड्स प्लेस्ड ऑन देम, यानी स्ट्रेस क्या होता है कि जो आपके साथ एक्स्ट्रा डिमांडिंग हो जाए कोई चीज़, तो फिर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ, डिमांड, सबसे पहले कि आपसे एक्सेसिव डिमांड की जा रही है, ये खासकर हो रहा है पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे टीचर्स से एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा है कि टीचर को मल्टीपल ढेर सारी क्लासेस दी जा रही हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। वो टीचर्स जो हैं फोकस नहीं कर पा रही अपने जॉब के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने प्राइम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एजुकेट द चिल्ड्रन और उनको एक अच्छा शहरी बनाया जाए, वो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पड़ रही हैं। इसी तरीके से बाकी वर्क प्लेसेस पे चले जाएँ, जहाँ पे वर्क स्टाफ जो HR डिपार्टमेंट या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, पैसे बचाने के लिए कम लोग रखती है, उनसे ज़्यादा काम लेती है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम अक्सर अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स को टारगेट दिया गया कि आपने डेली के 1000 चालान करने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिमांडिंग आ रही है, आपकी जॉब जो है बहुत डिमांडिंग है। कंट्रोल, यानी लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, अपना काम आपका इतना डिस्पर्स हो चुका हुआ है, बिखरा हुआ है कि आप जो है वो उस पर काम ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको बैकग्राउंड नॉइजेज, यानी बैकग्राउंड एनवायरनमेंट जो है आपको आप सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे बहुत ज़्यादा उन शोर में आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में काम कर रहे हैं, तो आपका कंट्रोल अपने काम से हट जाता है। सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट, यानी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रही। अगेन मैं स्कूल्स की बात करूँगा, स्कूल्स के अंदर टीचर्स को रिसोर्सेज नहीं मिलते, कहते हैं ड्राइंग बनाओ, बोर्ड बनाओ, बेचारी परेशान हो रही होती हैं। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है आपको PPs नहीं दिए जाते, आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं दी जाती, फिर जाके आप वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा आपको सोर्सेज नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, आपको कोई फंड नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? और आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या फिर आपकी जो टीम है, आपके पीयर्स जो हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे आप काम करेंगे? रिलेशनशिप्स, यानी आपका जो वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप है जो अच्छा नहीं है, बुलिंग बहुत ज़्यादा है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, अनोइंग है। रोल यानी रोल क्लैरिटी डिफरेंट नहीं है। आपने मुझे हायर किया था सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अब आप मुझे कह रहे हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव के काम भी देखूँ, एचआर के काम भी देखूँ, या फिर आपने मुझे हायर किया था ऑपरेशंस के लिए, अब आप कहते हो कि मैं मेंटेनेंस भी सारी करूँ और एचएससी भी इम्प्लीमेंट करूँ और सारे डिसीजंस भी मैं लूँ। तो इस तरह की रोल क्लैरिटी नहीं जहाँ पे होती, तो वहाँ पे भी इल हेल्थ के इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेंटल इल हेल्थ, चेंज यानी थ्रेट ऑफ चेंज, यानी बहुत तेज़ी से प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रेजिग्नेशन लेवल बहुत हाई है। अगेन स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान में बहुत हाई है, और बहुत सारी ऐसी कल्चर्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कल्चर इस तरह का कि चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। और दूसरा पाकिस्तान का ओवरऑल हिसाब का अब इस तरह के यहाँ पे तो हुकूमत बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती है, पता नहीं चलता सुबह कौन हुकूमत कर रहा होगा, कौन वजीर होगा, कौन होगा। तो ये सारे के सारे इस वजह से पूरे के पूरे हम लोग जो है ना चेंज की वजह से मेंटल इल हेल्थ का शिकार है। इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करूँगा। कंट्रोल मेजर्स यानी डिमांड्स को कंट्रोल किया जाए, बड़ी रियलिस्टिक हो, स्मार्ट यानी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो, रियलिस्टिक हो, ये सारी गोल्स होनी चाहिए। एक्स्ट्रा डिमांडिंग ना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आप कर दें, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को दी जाए, कंट्रोल, ठीक है। वर्कर शुड बी गिवन एज मच कंट्रोल, यानी उनको ऑनरशिप दी जाए, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, अपने वर्क प्लेस को कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं कि हम उनको कहें बस आपने ये इंस्ट्रक्शन है इसके मुताबिक काम करना है। सपोर्ट, जिनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इंफॉर्मेशन मिले, ट्रेनिंग्स मिले, उनको रिसोर्सेज मिले, ये सपोर्ट आप उनको दें। रिलेशनशिप्स यानी क्लियर पॉलिसीज़ हों कि बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क प्लेस डिसाइड किए जाएँ, बुलिंग हरासमेंट को कंट्रोल किया जाए। रोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और चेंजेस को क्लियरफुली प्लान किया जाए। अनप्लान्ड चेंज जो होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर देता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ILO के, देख लीजिएगा यार। आइडेंटिफाई द 6 वर्क रिलेटेड कॉजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर ईच गिव वन एग्जांपल ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर। अच्छा, 6 वर्क रिलेटेड कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सा देख रहे हैं? डिमांड देखी थी, चेंज देखा था, रिलेशनशिप देखा था, कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल देखा था, और हमने क्या देखा था, मुझे भूल गए, 4 याद रह गए। आप बाकी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो खुद ही कर लेना। वर्क रिलेटेड वायलेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वायलेंस क्या होता है? एन इंसिडेंट इन विच अ पर्सन इज अब्यूज्ड, थ्रेटेंड और असॉल्टेड इन सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू देयर वर्क, यानी उससे काम से रिलेटेड उसको अब्यूज़ किया जाए, थ्रेट किया जाए, असॉल्ट किया जाए, और ये कितनी सख्त तस्वीर आ गई। रिस्क फैक्टर्स फॉर वायलेंस, ऑक्यूपेशंस एट रिस्क ऑफ वायलेशन, कौन कौन से हैं? जो भी पब्लिक डीलिंग के हैं ना ऑक्यूपेशन, वो सारे के सारे जो है ना वायलेंस का शिकार होते हैं। पुलिस हो गई, हॉस्पिटल में हो गया, इमरजेंसी वार्ड खासकर, सोशल वर्कर्स हो गए, बस टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, फायर फाइटर्स हो गए, पैरामेडिक स्टाफ हो गए, ट्रैफिक वार्डन्स हो गए, रेलवे स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए। ये सारे लोग जो हैं, टीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टीचर्स को यार कंट्रोल करें। ये बेचारे जो है ना बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, वालिदैन की जली बातें भी सुन रहे होते हैं, और उनका अपना जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है उसका भी प्रेशर होता है। तो टीचर्स जो है, टीचिंग जो है बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। ये पाकिस्तान में स्ट्रेस इंक्रीज़ होता जा रहा है इस जॉब का, जबकि इनको चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा ना मेंटली रिलैक्स्ड रहें, क्योंकि ये आपकी आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं। और अगर वो खुद स्ट्रेस में होगा तो आने वाली नस्ल को भी स्ट्रेस में ही तैयार करेंगे, तो वो क्या आगे करने करेंगे। कंट्रोल मेजर्स फॉर वायलेंस, प्रिवेंटिंग वायलेंस एट अ सेंट्रल ऑफिस कैन बी अचीव्ड विद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना लेंगे कि किसी ने इस तरह की वायलेंस किया तो उसको फ़ौरन निकाल देंगे। सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह अरेंज कर दिए, CCTV कैमराज हो ताकि सर्वेलेंस चलती रहे, मॉनिटरिंग होती रहे कंटिन्यूसली। अच्छा, सिक्योरिटी डॉल्स पैनिक बिटवीन पब्लिक एरिया एंड स्टाफ एरियाज, यानी अब पब्लिक एरिया और जो स्टाफ है आपका जो पब्लिक डीलिंग में है उनके दरमियान एक बाउंड्री आ जाए तो क्रॉसिंग करते हैं। मिनिमाइजिंग क्यूज़ एंड वेटिंग टाइम्स, हाँ बाज़ का बैंक्स के अंदर होता है कि लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, तो क्यूज़ में वेटिंग टाइम जब बढ़ जाता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि वो काम नहीं हो रहा तेरे से, क्या ठप्पे लगाता जा रहा है, मेरा चेक कैंसिल हो रहा है, ऐसा करके हो जाता है। तो ये भी वायलेंस का बन जाता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। पैनिक अलार्म्स, यानी कोई कहीं पे वायलेंस हो रहा तो फ़ौरन पैनिक अलार्म रेज कर दीजिए। प्लेजेंट एनवायरनमेंट, जो लोग आपके वहाँ बैठे हुए हैं या फिर जो टीम है उनको दाएं बाएं लगा दीजिए, मुख्तलिफ साले रख के स्क्रीन लगा दी जाए, उधर ध्यान लग जाए, ड्रामा लग जाए, मूवी लग जाए, गाने लग जाए, तलावत लग जाए, तो बंदे का ध्यान बढ़ जाए। आजकल तो वैसे सारे सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, 4-4 घंटे वेट करते पता नहीं चलता, फिर बाद में आता है यार मेरा 4 घंटे पहले टोकन निकल गया। तो नादरा के ऑफिस जाएँ खासकर वहाँ पर।
control measures of violence, preventing violence to workers condition at conducting home visits, यानी जो वर्कर्स जो बेचारे घरों में जाते हैं उनके लिए उनको कैसे कंट्रोल किया, जैसे वैक्सीन वगैरह पिलाने के लिए लोन वर्कर्स वगैरह का कंसेप्ट ना हो, उनके साथ सिक्योरिटी वगैरह हो, पास्ट इंसिडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए कि इस एरिया के अंदर जो है पास्ट के अंदर ये इंसिडेंट्स हुए थे, और कस्टमर्स की वहाँ पे जो विजिटिंग लॉग जो है वो सुपरवाइजर्स को मेंटेन करे, प्री एंड पोस्ट टेलीफोन कॉल्स की जाए, एरिया के अंदर अवेयरनेस दी जाए, ये सारी चीज़ें जो है आपको वायलेंस वगैरह से बचा सकती हैं। कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो देख लीजिएगा। सब्सटेंस अब्यूज़ एट वर्क, सब्सटेंस से मुराद है कि इलीगल इलिसिटेड ड्रग्स सब्सटेंसेस जो है जो वर्क प्लेस पे यूज़ हो रही हैं उससे कई हेल्थ इफेक्ट्स आ रहे हैं। किसमें आ जाती है, अल्कोहल आ जाता है, सॉल्वेंट्स आ जाती हैं, और इलीगल ड्रग्स भी आ जाते हैं, जिसमें हेरोइन आ गया, कोकेन आ गई, डिफरेंट आ गई। और रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम सब्सटेंसेस अब्यूज़ एट वर्क, जो लोग इस चीज़ को एक्सपोज हो रहे हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस ले रहे हैं जो इलीगल हैं या फिर अल्कोहल रिलेटेड हैं, उसका कई इम्पैक्ट आएंगे। लेट अटेंडेंस, रात को जब पी होगी तो सुबह उठा नहीं जाएगा, लेट पहुंचेंगे, या फिर रात को आपने कोई ऐसी ड्रग लिया, नींद की गोली ली हुई है, आपकी सुबह आँख नहीं खुलेगी, सुबह लेट ऑफिस पहुंचेंगे। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, यानी आपकी एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगी, ज़्यादा बार बार एब्सेंट होंगे, छुट्टियाँ लेते रहेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फोकस नहीं रहेगा, वर्क रेट कम हो जाएगा, डिसऑनेस्टी, आप फिर वो चोरी चिकारी या फिर झूठ बोलने लग जाएंगे, इस तरह की चीज़ों के। थेफ्ट, आपको किसी का मोबाइल पर उठा लिया, जाके मार्केट में बेच दिया क्योंकि आपको कोकेन चाहिए, हीरोइन चाहिए, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इस तरह की आपको आदतें पड़ जाएंगी। छोटी मोटी जेब काट ली, किसी के पैसे पड़े थे, पर्स पड़ा हुआ था, उसमें 2000 का नोट निकाल लिया। इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग, थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे, आपसे पूछेगा ओए तू लेट क्यों आया, हाँ मैं आया हूँ, फिर क्या मसला है, वो करके आप बोलेंगे। मूड स्विंग्स, एकदम से आप बहुत ऊँचा से लग जाएंगे, एक मरतबा एकदम से बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो व्हाटएवर। और आपकी जो एपिटाइट है ना, भूख, वो भी डिस्टर्ब होती है। आप कभी आप 6-6 नान खा देंगे, कभी कहेंगे यार मैं तो पानी पी के गुजारा करूँगा। तो वर्क रिलेशनशिप्स जो हैं, इर्द गिर्द के जो आपके पीयर्स होते हैं, आपका स्टाफ है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा पुअर हो जाएगा। कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज़ एट वर्क। एम्प्लॉयर को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ के दिए हुए हैं पॉइंट्स कि आप अल्कोहल यूज़ ना करें, अगर कोई पकड़ा गया तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। स्मोकिंग पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो यहाँ जाके स्मोक करें, लेकिन वो स्मोकिंग तक होनी चाहिए। बाकी मैं नहीं सारा डिटेल में पढ़ा यार, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ILO के, को देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द साइंस दैट एन एम्प्लॉयर माइट नोटिस इन एन एम्प्लॉय हु इज़ अब्यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल। कौन कौन से साइंस है जिससे पता चलेगा कि कोई एम्प्लॉय जो है ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा है जो इलीगल है। हमने क्या कहा था, एब्सेंटिज्म, यानी बार बार जो है वो एब्सेंट होगा, लेट आएगा, जल्दी जाने की कोशिश करेगा, चोरी चिकारी करेगा, फोकस नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, पीयर्स के साथ रिलेशनशिप्स जो है उसके अच्छे नहीं रहेंगी। सारी चीज़ें जो उसको असेस जब हम करेंगे ना, जिसके असेसमेंट करेंगे, हमें पता चलेगा ये बंदा जो है इसमें ये बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो देयर माइट बी चांसेस कि ये ऐसी ड्रग्स यूज़ कर रहा है या ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है जो इलीगल है, या फिर अल्कोहल पे लग गया है, उसकी आंखें भी बाज़ का लाल हो जाती हैं, स्किन के ऊपर रैशेज़ आने लग जाते हैं, फिजिकल चेंजेस भी नज़र आते हैं। तो ये सारों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, या इसको नहीं बोलना आपने, मैं कब से लगा हुआ हूँ, अभी सिर्फ जो है हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो इंशाल्लाह एलिमेंट नंबर 6 के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चंस आप लिख के भेजें जो इसके अंदर दिए गए थे, मैं आपको पेपर भी सॉल्व करके दूंगा, लेकिन वो सॉल्व करने वाला निबोश का नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो इंशाल्लाह एलिमेंट नंबर 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।